गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था प्राचीन भारतीय साहित्य क्या प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने में सक्षम है। इस क्रम में हम लोगों ने धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य के बारे में अध्ययन किया था। धार्मिक साहित्य में हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़े थे, वैदिक साहित्य और अन्य वैदिक साहित्य, महाकाव्य और पुराण के बारे में अध्ययन किए थे। शेष आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन है। क्या बौद्ध धर्म ग्रंथ से इतिहास लिखा जा सकता है? तो बौद्ध संप्रदाय ने अपने दार्शनिक आचार विचार के नियम, सृष्टि की उत्पत्ति, मानव उद्देश्य, मुक्ति मार्ग, आचरण शुद्धि के 10 शील के नियम, साथ ही गणित ज्योतिष पर भी प्रकाश डाला है। नागार्जुन का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। अब उनके प्रमुख पुस्तक है पिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक है। पाली भाषा में भी पाली भाषा के इन ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के विचारों और दर्शन का वर्णन किया गया है, जो स्वयं में एक ऐतिहासिक है। अब आता है जातक। तो जातक कितने हैं? जातकों की संख्या 549 का थाय है, परंतु ये समाज के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक इतिहास को प्रस्तुत करती है। कथा के रूप में समाज का दर्पण है। अन्य बौद्ध ग्रंथों में हम लोग मिलिंदपन्हों में जो मीनांडर के आक्रमण के समय की भारत की दशा का विवरण देता है। दीपवंश और महावंश पाली भाषा के ग्रंथ हैं और दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प और ललित विस्तर बौद्ध ग्रंथ हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इनका भी काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। एक ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि के कालों पर ऐतिहासिक प्रकाश डालते हैं। अब आइए धार्मिक ग्रंथ में अगला जैन धर्म की बात आती है। जैन ग्रंथ। तो जैन धर्म के ग्रंथ भी धर्म, दर्शन और धार्मिक आचरण के ग्रंथ हैं। साथ ही भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्वन, पुण्याश्रव कथा कोश आदि ग्रंथ लोक कल्याण के साथ साथ भारतीय राजतंत्रों, गणतंत्रीय प्रणाली पर भी प्रकाश डालते हैं। सन 526 ईस्वी की वल्लभी की सभा में इन्हें वर्तमान रूप दिया गया है या मिला। हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ है, जिसे हम लोग इतिहास लिखने में उसके स्रोत के रूप में हम लोग उसे लेते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को सही मानते हैं। अब आता है धर्म निरपेक्ष साहित्य। धर्म और दर्शन के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य प्राचीन साहित्य भी है, जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन करता है। इसे हम लोग कल्पना प्रधान कहते हैं। साथ ही विदेशी यात्राओं का विवरण भी उपलब्ध है, जो हमें इतिहास लिखने में सहायक होता है। तो पहले हम लोग कल्पना प्रधान के बारे में पढ़ेंगे। कल्पना प्रधान में सबसे प्रमुख अर्थशास्त्र आता है। अर्थशास्त्र कौन लिखे थे? आचार्य विष्णुगुप्त, अर्थात
चाणक्य जिसे हम लोग कहते हैं। तो आचार्य विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र में मौर्य काल की संरचना पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, नौ शशांक चरित्र और विक्रमांक देव चरित्र, पृथ्वीराज रासो आदि ऐतिहासिक सामग्री हमें उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त पतंजलि का महाभाष्य, मौर्य काल पर गार्गी संहिता, यवन आक्रमणों पर राजतरंगिणी, कश्मीर के इतिहास पर गोडवाहो, कन्नौज के यशोवर्मा के विजयों पर प्रकाश डालते हैं। अब आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो प्राचीन भारत में समय समय पर यूनानी, चीनी, तिब्बती, मुस्लिम यात्री आए। इनके विवरणों से हमें पर्याप्त इतिहास की सामग्री मिलती है। इनसे भारतीयों की समकालिकता, तुलनात्मकता, कालक्रम, विदेशी संबंध का पता चलता है। इनसे सभ्यता, संस्कृति, धर्म, पुरातत्व, शिक्षा, भौगोलिक वर्णन आदि का भी हमें जानकारी प्राप्त होता है। और यह सब क्या है? इतिहास के स्रोत हैं। तो हमें इनसे स्रोत मिलता है। अब आता है यूनानी लेखकों में हेरोडोटस, 5वीं सदी में कार्टियस, नियार्कस, आनेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस आदि जो इतिहासकार थे वह सिकंदर के आक्रमण के साथ भारत आए। इसके पश्चात मेगास्थनीज आए जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की। दुर्भाग्य से इंडिका आज मूल प्रति नहीं है, लेकिन इंडिका को पढ़कर अन्य इतिहासकारों ने जो अपने इंडिका के विवरण देते हुए लिखा, उससे हम लोगों को इंडिका के बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें इस इंडिका में भारत के भूगोल, भारत की कृषि संस्थाओं और राजनीति पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि यह पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है, परंतु अन्य लेखकों ने इनकी सामग्री का उपयोग अपने पुस्तक में की। सिकंदर और सेल्यूकस के आक्रमणों, सीमांत पर यूनानी राज्यों, इनसे परिचय का प्रमाण मिलता है। कैसा था सिकंदर और सेल्यूकस के साथ हमारे पश्चिमी जो सीमांत प्रदेश हैं उनका संबंध। अब इसी क्रम में टॉलमी का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री आदि ग्रंथ भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। यह तो यूनानी यात्री थे। अब चीनी यात्रियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चीनी यात्रियों ने भी भारत भ्रमण किए और इसके बारे में अपने पुस्तकों में जिक्र किया। प्रथम चीनी इतिहासज्ञ सुमा चीन ने भारत के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। फाहियान ने गुप्त काल पर और ह्वेनसांग ने हर्ष के युग पर प्रकाश डाला है। अब आता है इत्सिंग का। इत्सिंग का प्रसिद्ध यात्रा विवरण भी साहित्यिक महत्व का है। इन चीनियों ने कौन कौन? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इनका काल याद करना जरूरी है। फाहियान आए थे 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। हर्ष के काल में
ह्वेनसांग आए थे 629 से 645 ईस्वी तक, और इत्सिंग आए थे 673 से 695 ईस्वी तक। यानी ये लोग भारत की यात्राएं की, बरसों भारत में रहा और भारत के राजनीतिक, सामाजिक, कृषि और औद्योगिक स्थिति और विशेषकर शिक्षा के स्तर को इन्होंने देखा, और ये लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही नालंदा विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए ही भारत आए थे। इनके अतिरिक्त हुइली, जिसने ह्वेनसांग पर जीवनी लिखी है, जो भारत के लिए यह भी ऐतिहासिक ग्रंथ है। चीनी के बाद तिब्बती आए। तिब्बती साहित्य में तिब्बती लामा तारानाथ की रचनाएं कंगयूर और तंगयूर में पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व का है, और इससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद भारत में मुस्लिम आए। महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री भारत आए। यह अल-बरूनी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे अरबी के भी प्रकांड विद्वान थे, वे संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे, और उनको दोनों भाषाएं पर पूरी पकड़ थी। उन्होंने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में भारत की जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त अल-बदूरी, सुलेमान, अल-मसूदी आदि ने भी अपने अपने विवरण लिखे हैं। इन सभी का ऐतिहासिक महत्व है, और इतने सारे सामग्री से यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास लिखते हैं तो उसमें हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम हैं, या प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने में सक्षम है। अब हम निष्कर्ष के तौर पर लेते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य यद्यपि भारत पर मुस्लिम आक्रमणों के और ब्रिटिश आक्रमणों के कालों में बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट हो गया है, और गलत ढंग से इनकी व्याख्याएं भी की गई हैं, फिर भी भारत में प्राचीन भारतीय साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो अपने आप में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री संजोए हुए हैं, जिससे इतिहासकारों ने गंभीर अध्ययन से प्राप्त भी किया है। किंतु अभी भी यह सामग्री इतिहासज्ञों को अनुसंधान के लिए, शोध के लिए आमंत्रित कर रही है। कल्पनाओं, कथात्मकता और श्रृंगार बहुल साहित्य से भी, यानी हिंदी साहित्य में भी ऐतिहासिक सत्य हैं, और उन्हें खोजना आज के इतिहास शोधार्थियों, इतिहासकारों के लिए आवश्यक है। इस पर शोध कर भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत को और मजबूत बनाएं। थैंक यू। आप लोगों से आग्रह है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बिहार के सभी विश्वविद्यालय में इतिहास के छात्रों तक इसे पहुंचाइए, और उनसे छनकर यह जन जन तक भारत के इतिहास की जानकारी देने में सक्षम हो। इसके लिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग सहयोग कीजिए। धन्यवाद।